कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं पॉलिटी में। देखिए पॉलिटी की हम लोगों ने क्लासेस तो काफ़ी कर ली हैं और लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज़्यादा आपको पॉलिटी ही देखने को मिलेगी। तो अब हम यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी या यूपीपीएससी में आए हुए हैं उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में या यूपीपीएससी में। और कभी कभी आप लोगों को भी होता होगा कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन ही डील नहीं हो पाते, आपको कहीं ना कहीं समस्याएं आने लगती हैं। तो इसी को विशेष तौर पे ध्यान में रखकर हमने इस क्लास को बनाया है। और इसमें एक और भी चीज़ आप लोग को पता चलेगी। एक तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टफनेस लेवल है यूपीएससी का उसको समझ पाएंगे कि किस स्तर पे क्वेश्चन पूछता है या किस तरीके की लैंग्वेज को यूपीएससी करता है। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आपका, जैसे मैंने एक टॉपिक चूज़ किया कि स्टेट गवर्नमेंट, तो उस स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो यूपीएससी ने टफ क्वेश्चन बनाए हैं या आसान भी आए हैं तो वो दोनों को ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इससे हमको एक अप्रोच पता चलेगा कि आप लोग जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, और एक तरीके से आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के संदर्भ में जो हमने पढ़ाया क्या उस टाइप के क्वेश्चन आपसे डील हो पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एट द एंड क्या है, आपको सीखना है, आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेनी है। हम क्या है, हम तो पढ़ा के चले भी जाएंगे लेकिन कम से कम आप तक वो चीज़ें पहुँचें जिससे आप एग्ज़ाम में टैकल कर लें। तो इसीलिए धीमे धीमे प्रैक्टिस सेशन भी शुरू कर दिया जाए। और चूँकि क्या है, पॉलिटी की क्लासेस काफ़ी लंबी चली हुई हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में इसको देखें। और ये क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचें कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आते, तो प्रीवियस ईयर तो नहीं आते बट हमारा वो सेक्टर तो हम पकड़ पाएंगे ना कि किस सेक्टर से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, पुट आउट कर रहा है, या किस तरीके से वो क्वेश्चन बना रहा है। अगर हम एग्जामिनर के इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ आएंगे तो बहुत आसान हो जाता है प्रिलिमिनरी। तो उसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो टॉपिक हम लोगों को चूज़ करना है, तो सबसे पहले टॉपिक आता है अभी रिसेंटली जो ख़त्म हुआ है हम लोगों के पॉलिटी में, वो है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। अब उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी इन दोनों में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अदर स्टेट पीसीएस को के जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो रिलेवेंसी है यूपीपीएससी में वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग घर पे उसको देख लीजिएगा, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लगेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसके बाद आप पॉज करिएगा वीडियो को और 2 मिनट आप खुद से एनालाइज़ कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं एक्सप्लेन तो करूँगा ही और कारण भी बताऊँगा कि क्यों है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पेपर में देखते होंगे वो लिख दिया, कारण भी नहीं समझ में आया आपको, या आप इतने दिनों से क्लास की, अगर पॉलिटी में इतना समय दिया आप लोगों ने तो वो भी तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं जो पढ़ाया हूँ क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो इसलिए इसको बनाए हैं। और ये एक और भी चीज़ है कि इसी तरीके से आपके जो कंप्लीट टॉपिक हैं उस सारे टॉपिकों के संदर्भ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास करूंगा। और इसी में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको प्रयास करूंगा कि प्रीवियस ईयर भी आपको वीक में 1-2 दिन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा तो टॉपिक कौन सा है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग जो क्वेश्चन आए हैं उसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन टॉपिक होता है, क्विक रिवीजन हो जाए कि स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले 2 पार्ट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। एक होती हैं गवर्नर, हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के गवर्नर की फ़ोटो लगाई है, ये कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो पहले हम लोग गवर्नर को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है। फिर आती है लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके भी 2 पार्ट हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अब हम इन्हीं दोनों टॉपिक पर फोकस रहेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब आते हैं, ये क्वेश्चन है आपका 2008 के आईएएस के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आईएएस का 2008 का क्वेश्चन है। तो पहली बात क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। देखिए यहाँ 2 पॉइंट आया है। ये जब हम स्टेट गवर्नमेंट मैंने शुरू किया था तो उसी लेक्चर में मैंने बताया था आपको। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसको थोड़ा आप लोग देखिए। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्ह नहीं है, अर्हता नहीं रखता नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष है।
देखिए ये यूपीएससी की बड़ी खास बात होती है, इस क्वेश्चन को आप शब्द देखिए आप इनके, कि इनकी जो शब्द होती है इनका प्रोनाउंसिएशन होता है बड़ा टिपिकल होता है, चीज़ें बड़ी सिंपल पूछते हैं बट उसका जो शब्द होता है उसको तोड़ मरोड़ के ये पेश करते हैं। और ये चीज़ मैं क्लास में अक्सर डिस्कस करता था। और ये दोनों ही स्टेटमेंट बड़े ही सामान्य से हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा। तो देखिए इसमें पहला जो स्टेटमेंट है कि 450 सदस्यों से अधिक नहीं बन सकती, ठीक है। तो 450 यानी विधानसभा की कोई भी विधानसभा है तो उसकी मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 450। तो ये पहले ही लेक्चर में मैं बताया था जब स्टेट गवर्नमेंट का शुरू किया था कि यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 170(1) के तहत कितने का प्रावधान किया गया है, 500। मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500, ठीक है। और मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो 60। हालांकि उसके कुछ अपवाद भी हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो 500 मैक्सिमम सीट संख्या हो सकती है और 60 हो सकते हैं मिनिमम। अब याद करिए उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है वहाँ पर कितने हैं, 403। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग है। अब दूसरी इसी में देखिए आप एक और चीज़ देखिएगा कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। तो एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या है, जनता चुनती है, इतनी बार हम आपको क्लास में बताएं हैं। वो भी किस तरीके से चुनती है, FPPS सिस्टम से। FPPS, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रथम खंबा छू लेने की पद्धति के आधार पर, यानी जो ज़्यादा मत प्राप्त करता है वो विजयी होता है। तो ये चीज़ तो इनकी सही है स्टेटमेंट में, परंतु जो इस आंकड़ा दिया है 450 का वो गलत है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 170 क्या कहता है, आर्टिकल 170A इसी के संदर्भ में है कि 170A में ये बोला गया है कि किसी भी राज्य की मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी होगी, 500, और न्यूनतम कितनी होगी, 60। देखिए ये स्क्रीन पे मैं जो लिखा हूँ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टेटमेंट पे कि कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। याद होगा हमने लिखवाया था, कभी बोला था ना कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखे रहिएगा। जैसे क्या होता है कि जब वहाँ लिखवा रहा था कि न्यूनतम उम्र की, न्यूनतम अर्हता क्या होती है संसद सदस्यों की, तो संसद सदस्यों कह रहा हूँ, विधानसभा की, तो उसमें बोला था 25 वर्ष विधायक बनने के लिए। तो यही वो बात घुमा के पूछ रहा है एक टफ लैंग्वेज यूज़ करते हुए। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि अगर 25 वर्ष से कम है वो अर्हता नहीं रखेगा। ये क्या है, चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा, तो अर्हता नहीं रखेगा यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा, ठीक। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है और पहला गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, केवल 2 यानी बी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की, दूसरा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आया था, अभी रिसेंटली पूछा गया है IAS 2018 में, ठीक है। तो IAS 2018 का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि पहला हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। क्या है कथन, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष पद तुरंत रिक्त कर दिया जाएगा। ये 2 स्टेटमेंट हैं और इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2, ना तो 1 ना ही 2। तो चलिए फिर से एक बार स्टेटमेंट को समझते हैं और आप लोग पॉज करके इसका अपने हिसाब से आंसर पहले सोच लीजिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। मान लीजिए क्या होता है कि उसकी सदस्यता चली जाए, अगर मान लीजिए कोई विधानसभा का अध्यक्ष है, उसकी किसी कारणवश सदस्यता चली जाए तो क्या होगा, क्या वो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, नहीं होगा। तो अपना पद क्या करेगा, रिक्त कर देगा यानी छोड़ देगा। ये हमें किस आर्टिकल से पता चलता है, आर्टिकल 179। एक आप लोगों को आर्टिकल की एक लिस्ट दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा, सारे आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है
उसको मैं पूरा पहले भेज दूंगा आप लोगों को। तो इससे क्या है, बीच बीच में आर्टिकल भी देखते रहिएगा। दूसरी चीज़ होती है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है। ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। जब कभी विधानसभा का विघटन, विघटन का मतलब मान लीजिए भंग हो गई, ठीक है, भंग हो गई, तब क्या होगा, जब भंग हो जाती है विधानसभा का भंग हो जाएगी तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई मान लीजिए कि सरकार गिर गई, सरकार गिरने के बाद क्या विधानसभा अध्यक्ष बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे। तब तक बने रहेंगे जब तक नई सरकार का प्रथम अधिवेशन में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति ना हो जाए। प्रोटेम स्पीकर जान रहे होंगे, एक दिन के लिए जो चुने जाते हैं, यानी वो अपने कार्यकाल पद पर तब तक रहेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष पद पर, जब तक कि नया स्पीकर ना चुन लिया जाए, प्रोटेम स्पीकर। क्योंकि प्रथम अधिवेशन के पहले दिन पहले प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाएगा, और फिर प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, सभी सदस्यों को शपथ दिलाएगा। और इस प्रोटेम स्पीकर कैसा व्यक्ति होता है, सदस्यों में से जो वरिष्ठतम होता है उसी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, ठीक है। और उसके अगले दिन फिर स्पीकर का चुनाव होता है उसी में, विधानसभा में ही, और फिर उसको नियुक्त किया जाएगा। यानी क्या होता है, विधानसभा के विघटन से स्पीकर के पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी जो स्टेटमेंट दिया है कि तुरंत रिक्त कर देता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अध्यक्ष तो अपने पद पे बना ही रहेगा ना। इसी संदर्भ में आप देखिए तो स्टेटमेंट 2 जो 2 है वो रॉन्ग है और पहला वो सही है। तो अब इसका हम लोग आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर बहुत सिंपल है, केवल एक, यानी एक पहला वाला जो है ऑप्शन, ठीक है। तो ये सही है आपका। अब आप लोगों को 2 क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि यूपीएससी क्या करता है, आपसे पूछता बड़ी सामान्य सी बात है, बट उसका जो शब्द होता है वो थोड़ा सा चेंज रहता है। आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश वाले वर्ड जब भी ना समझ में आए हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़िएगा, और बहुत मददगार होता है वो। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। ये क्या है कि IAS 2013 का क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये राज्यपाल के संबंध में स्टेटमेंट है कि भारत में राज्यपाल एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट दिया है। अब इसमें से समझना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक और स्टेटमेंट है इसमें। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। इस बात को इस लाइन को समझिएगा कि हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया कथित नहीं है, यानी लिखा नहीं गया है। थोड़ा टिपिकल हिंदी ये यूज़ करते हैं यूपीएससी में। उसके बाद ये तीसरा है कि विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। यानी जो 2 हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं, ये इनडायरेक्टली उनके विषय में है कि जो 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ पर विधानसभा की व्यवस्था है। तो विधानसभा की जहाँ व्यवस्था है जिन यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेशों में, वहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसमें से सोचना है कि क्या सही है इसमें स्टेटमेंट, तो क्या और कौन सा गलत। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं, पहले स्टेटमेंट से समझते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जा सकती। मतलब एक आदमी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी पदभार ले सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में यह कथन कह रहा है कि ऐसा भारत में व्यवस्था नहीं है। तो आपको बता दूं कि आर्टिकल 153 के अनुसार क्या होता है कि भारत का एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में चयनित हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल अब ये बताइए कि जैसे कभी कभी होता नहीं है कि एक ही राज्यपाल दो दो जगह का काम देख रहा है। जैसे एग्जाम्पल और जगह देखना हो तो अभी हाल ही में कहाँ का एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे इधर साउथ के क्षेत्रों में देख लीजिए, तो वहाँ में ऐसा किया जाता है कि दो राज्यों को एक राज्यपाल दे दिया जाता है। तो इस तरीके की व्यवस्था है। तो आर्टिकल 153 के अनुसार क्या है कि भारत में राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में चयनित किए जा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कथन की ओर कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, वैसे ही जैसे राष्ट्रपति करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये हम लोग पढ़ेंगे जुडिशरी वाले सेक्शन में, न्यायपालिका में। आर्टिकल 217 के तहत क्या होता है कि हाई कोर्ट के भी जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राज्यपाल के उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट एक तरीके से रॉन्ग हो गया, क्योंकि उनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। वो भी किस व्यवस्था से? वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोलिजियम व्यवस्था। बड़ी विवादित व्यवस्था रही है। इसी के चलते क्या हुआ कि संविधान संशोधन किया गया और नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाया गया, जो कि वो नियुक्त करती। चलिए उसको उस टॉपिक में पढ़ा जाएगा। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। ठीक है, अधिकथित नहीं है। और दूसरी बात, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर किया जाता है। तो हालांकि ये जो डी ऑप्शन है, ये है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे अभी अगले सेशन में। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, तो अगर हम लोग देखा जाए तो संघ राज्य क्षेत्रों में क्या व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? वहाँ पर नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट महोदय, पी फॉर प्रेसिडेंट। और ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 239 AA, आर्टिकल 239 AA क इसको कहते हैं, में दिया गया है व्यवस्था। यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्रियों को, यानी अरविंद केजरीवाल जी को राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं। लेकिन हमेशा आप लोग गौर किए होंगे कि उपराज्यपाल शपथ दिला रहे हैं। जैसे हमारे दिल्ली में ही अभी जब चुनाव हुए थे तो उपराज्यपाल को आप शपथ दिलाते हुए देखे होंगे, तो कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। दरअसल राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को स्वयं ना करके अपॉइंट कर देते हैं हम LG को कि आप कर दीजिए मेरे बिहाफ पे। ठीक है, तो मेरे बिहाफ पे आप कर दीजिए। तो ये वाली व्यवस्था होती है। तो इसीलिए स्टेटमेंट UPSC बनाया भी है। तो ये भी स्टेटमेंट एक तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अगर नहीं कर रहे हैं तो वो अपने किसी आदमी को इसके लिए नियुक्त करते हैं। वो आदमी कौन होता है? जनरली उपराज्यपाल से वो नियुक्त कराते हैं, यानी राष्ट्रपति को सारी पावर है। अब हम बात करते हैं सी की, ऑप्शन सी की, कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कारण क्या है? आर्टिकल 156 देखेंगे तो 156 में क्या है कि राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वो पद पर बने रहेंगे, और राष्ट्रपति अगर नहीं चाहते तो उनको बिना किसी कारण के हटाया भी जा सकता है। यानी उसका कोई भी कारण नहीं संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है कि एक निश्चित प्रोसेस होगा, जैसे कि जजों को हटाने के लिए किया जाता है या फिर राष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए किया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत इम्पीचमेंट जो होती है। तो वो सब व्यवस्था राज्यपाल के लिए नहीं है। ठीक है, तो राज्यपाल के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई विशेष प्रक्रिया होगी, पता चला कि वोट हो रहा है, वोटिंग के बाद सारी व्यवस्थाएं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। राज्यपाल महोदय जब चाहें, राष्ट्रपति महोदय जब चाहें तब राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो ठीक है, तो ये आर्टिकल 156 के तहत है। अब इस तरीके से स्टेटमेंट सही कौन सा हुआ? तो सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हुआ है। अभी आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा UPSC कुछ नहीं करता, सिंपल क्वेश्चन कोई बनाता है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा बदलता है। तो इसी बात के लिए हम ये पूरा के पूरा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एक आपके लिए लाए ही हैं कि प्रीवियस ईयर आप देखेंगे। ऐसे तो पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन अगर आप हमारे क्लास के माध्यम से देखेंगे तो कम से कम एक बार आदत भी बनेगी
और ये भी आपको रियलाइज़ होगा कि आप जो जितना पॉलिटी में पढ़े हैं क्या आपको कुछ याद भी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये IAS 2018 का क्वेश्चन है और इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, पहला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्यवाही नहीं की जाएगी। दूसरा क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते और उसके पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये दो इनके स्टेटमेंट है। ये क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल है, तो जब तक वह पद पर बना रहेगा तब तक उस पर जो भी कोई भी केस, FIR वगैरह या कोई केस चल भी रहा है तो उसको चलाया नहीं जाएगा, कार्यवाही नहीं की जा सकती न्यायालय के द्वारा। दूसरा क्या है कि अगर किसी राज्य के किसी राज्य का राज्यपाल है तो उसके जो वेतन हैं, भत्ते हैं, जो उसकी परिलब्धियां हैं, उसके कार्यकाल में कटौती नहीं की जाएगी। यानी क्या है कि पता चला कि आज आपको राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया और पता चला, अभी बताया गया कि आपकी जो वेतन और भत्ते हैं वो 2 लाख रुपए हैं, और 1 साल बाद पता चला कि आपका कटौती करके कहीं 40,000 है। ऐसा नहीं हो सकता। वो सेवा शर्त जो आपको स्टार्टिंग में दी गई है वो आपके पूरे कार्यकाल तक रहेगी। आपके कार्यकाल से हटने के बाद अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है नई नियुक्ति से पहले, तब हो सकता है। यानी आपके पद पर रहते रहते आपके जो बातें आपसे बताई गई हैं वहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट हैं। अब इसमें बताइए कि सही कौन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या राज्यपाल, इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या राज्यपाल पर कोई केस चलेगा जब वो पद पर रहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 361, ये हम आपको बताए नहीं थे, बता देंगे जब हम लोग उस आर्टिकल तक पहुँचेंगे। तो आर्टिकल 361 के तहत क्या होता है, ये विशेषाधिकार में आता है। ये बताए हैं क्लास में हालांकि विशेषाधिकार। तो 368 के तहत क्या है कि राज्यपाल को यह पावर दी गई है कि अगर वह पद पर रहेंगे तो उनके ऊपर कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं आपको कि अभी हाल ही में जब 2-3 साल पहले कल्याण सिंह जी जब राज्यपाल थे वहाँ के राजस्थान के, तो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, राम मंदिर वाला केस उनके ऊपर था, तो केस नहीं चलाया जा रहा था उनके ऊपर। समझ गए? अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि क्या है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? दूसरा स्टेटमेंट था कि उन राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसके पद के अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो ये आपको मैं एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ कि क्या उनके भत्ते कम किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 158 के तहत राज्यपाल की सेवा शर्तें हैं, और उसके तहत क्या है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा कार्यकाल के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या समझ में आया कि देखिए, शब्दों से ही ये खेलते हैं और सामान्य बातें ही लेके चलते हैं। अगर आप ढंग से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसके सारे एंगल से पढ़ते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए MCQ सॉल्व करने में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है कि राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ, ये IAS 2014 में आया है। तो विवेकाधीन शक्तियाँ, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिकृत करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। और चौथा क्या है, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। ये 4 आपको स्टेटमेंट दिए हैं। अब इनमें से पूछा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3, केवल 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, चारों सही। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात बताइए, विवेकाधीन शक्तियाँ, इसको तो बड़ा डिटेल में मैंने बताया था। ये वो शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल की जिसके लिए वो मंत्री परिषद की सलाह नहीं लेते, ना ही मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं, बल्कि वो सारी की सारी निर्णय अपने विवेक के अनुसार करते हैं। अब विवेक के अनुसार करेंगे तो हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। तो वो कौन सी शक्तियां हैं जिसमें राज्यपाल अपनी विवेक के अनुसार काम करते हैं। इस तरीके का एक और भी चीज़ बता दें, इस टाइप से विवेकाधीन शक्तियों को जोड़ के राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय का भी क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। यहाँ पर विवेकाधीन शक्तियों को अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति से ज़्यादा है,
ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि स्टेटमेंट कहाँ कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो विवेकाधीन शक्तियाँ, तो सबसे पहली बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिकृत करने के लिए रिपोर्ट भेजना। तो आपको हमने विवेकाधीन शक्तियों में पहला ही पॉइंट बताया था कि चूँकि संसदीय व्यवस्था है भारत में, तो उसमें क्या, और साथ में अर्धसंघीय व्यवस्था भी है, तो केंद्र के नियंत्रण के लिए और एकता अखंडता बनाए रखने के लिए क्या होता है कि राज्य के प्रशासन की रिपोर्ट भेजते हैं कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब ये रिपोर्ट क्या है, वो उनके मर्जी पे होता है वो प्रशासन की एक रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसके लिए तो सलाह नहीं लेते केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि वो इस अगर क्या कहते हैं, अगर वो मंत्रिपरिषद से ही प्रशासन के बारे में अगर सलाह मांगने लगेंगे, स्वाभाविक बात है, तो क्या मंत्रिपरिषद कभी बताएगा कि नहीं हमारा प्रशासन खराब चल रहा है और राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये पूरी तरीके से किस पे जाता है, विवेकाधीन शक्तियों में। अब दूसरी बात करते हैं मंत्रियों की नियुक्ति के लिए। तो आपको अभी पिछले ही लेक्चर में मुख्यमंत्री के बारे में बताया था और गवर्नर के समय भी बताया था कि जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल अपने विवेक से नहीं करता, बल्कि मुख्यमंत्री उनको रिकमेंड करते हैं, संस्तुति देते हैं, अपने कैबिनेट में किसको शामिल कर रहे हैं किसको नहीं, एक सूची देते हैं, उसी सूची के अनुसार वो मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं राज्यपाल महोदय। यानी मंत्रियों की नियुक्ति करना जो है वो उनके विवेकाधीन में नहीं आता। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात क्या है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। इसको बड़ा एक्सप्लेन किया था मैंने, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा। तो अनुच्छेद 200 के तहत क्या था कि अगर ऐसा कोई विधेयक जो कहीं ना कहीं केंद्र की शक्ति को सीमित कर रहा हो या केंद्र संबंधों को परिवर्तित करने का कोशिश कर रहा हो या वो संवैधानिक ना हो, कोई ऐसा जो संविधान के अनुरूप ना हो, तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल साइन करने के बजाय क्या करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के लिए अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित करते हैं, रिजर्व कर देते हैं, और राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेते हैं, राष्ट्रपति महोदय, कि क्या इस पर निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और चौथा चीज़ होता है राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना। तो ये अब पहले हम लोग राज्य सरकार के कार्य संचालन का काम कौन करता है? ये इनका विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये बेसिकली मंत्रिपरिषद ही करती है, ये मंत्रिपरिषद का काम है। लेकिन जो ये राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये इनका विवेकाधीन है, ये मंत्रिपरिषद से नहीं पूछते, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है। तो अब ये बताइए कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ और कौन कौन सा गलत। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजेंगे और रिपोर्ट के ही आधार पर राष्ट्रपति शासन को लगाया जाएगा। मंत्रियों की नियुक्ति करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति किसके रिकमेंडेशन पर करते हैं? मुख्यमंत्री के कहने पर करते हैं। तीसरा होता है राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधेयक है उनको आरक्षित करना, तो बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 200 के तहत वो अपने विवेक से ही इस पर निर्णय लेते हैं। और चौथा होता है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, यह कार्य इनका ना होके बल्कि मंत्रिपरिषद का है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो इसमें 1 और 3 सही उत्तर है। तो 1 3 किस में है? तो पहले में तो नहीं है, क्योंकि केवल 1 और 2 है। ऑप्शन बी देखिए तो ये राइट आंसर है, क्योंकि केवल 1 और 3 ये राइट आंसर हुआ। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन किस में आया है? ये यूपीएससी के 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम लोग बात करें कि इसमें क्या है क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित कथनों पे, तो कथन कौन से हैं कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस संबंधित राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, यानी जो विधानसभा संख्या है, विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है उसके आधे से भी ज़्यादा हो सकती है। ये है पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित कर सकता है, यानी सभापति की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ये 2 स्टेटमेंट है और इसके बारे में हमको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग एक बहुत सिंपल सा और कई बार इसकी चर्चा किए थे राज्यपाल वाले विधान परिषद वाले सेक्शन में, विधान परिषद को बनाना और ख़त्म करने वाले में। तो भारत में विधान परिषद का आकार कितना होगा? तो आर्टिकल 171(1)
इसमें क्या बतलाया गया है, इसको मैं कई बार बोला क्लास में कि इसमें क्या है कि जो राज्य की विधानसभा है उसके सदस्य संख्या का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि राज्य की जो विधानसभा है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी रखेंगे आप, कोई नया विधान परिषद बनता है तो वो हमने बताया था कि आपको कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी हालत में, ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है पूरी तरीके से। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। तो जैसे राज्यसभा में होता है उसी तरीके से विधान परिषद में भी, कि यहाँ पर विधान परिषद के सभापति की नियुक्ति कैसे होती है, विधान परिषद के लोग करेंगे। कोई राज्यपाल ऐसे अपॉइंट तो नहीं करता ना, कोई अधिकारी थोड़ा ना कि अपॉइंट कर दिए, नाम निर्देशित कर दिए, मनोनीत कर दिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि जब विधान परिषद बन जाती है तो उन्हीं के सदस्यों में से एक का चयन विधान परिषद के सदस्यों द्वारा हो जाता है। तो यहाँ राज्यपाल नहीं करते बल्कि विधान परिषद के सदस्य लोग ही करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट एक तरीके से रॉन्ग हुए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो ये समझ लिए। छठे का क्या हुआ, डी। तो ये आपका आंसर क्या निकला, डी ऑप्शन। देखिए छोटी छोटी बातों को ये क्या है कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी में ऐसे ही करते हैं। यूपीएससी ही नहीं, जिस तरीके से यूपीपीसीएस का भी ट्रेंड है, यूपीपीसीएस के भी कुछ क्वेश्चन हैं आप देखिएगा बड़े अच्छे हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब चलिए इसमें बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कौन से एग्ज़ाम में आया, 2016 के आईएएस में आया था। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या आया था कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। नियत कार्यकाल का मतलब क्या है, जैसे कि प्रधानमंत्री, मान लीजिए अटॉर्नी जनरल का हुआ, उसके बाद आपके क्या कैग का हुआ, तो जिस तरीके से उनका कार्यकाल नियत होता है उसी तरीके से मुख्य सचिव का भी होता है। तो आप स्टेटमेंट सोचिए और इसका आंसर सोचिए। तो आंसर देखिए, तो सबसे पहली बात है कि किसी राज्य के मुख्य सचिव को कौन नियुक्त करता है, बिल्कुल राज्यपाल ही नियुक्त करेंगे, क्योंकि इनकी कार्यपालिका शक्ति है। प्रमुख जितने भी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय, एक उनकी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन किसके रिकमेंडेशन से, तो मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन से, जो भी मुख्यमंत्री सजेस्ट करेगा। दूसरा क्या होता है कि राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मुख्य सचिव डिपेंड करते हैं, उनका कोई कार्यकाल बहुत नियत नहीं होता। आप देखते नहीं हैं, पता चला है कि 2 महीने भी नहीं हुआ है ये सचिव हट गए। अगर नियत होता तो क्या हटते, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन 2 रॉन्ग है, पहला ही सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 1, ए ऑप्शन इसका सही है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ, कि संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी क्या है कि 156 में राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं थी, वो राज्यपाल की शक्ति पूछा होता तो भी वही बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें ये कौन से एग्ज़ाम में आया है, तो आईएएस के 1995 में ये आया हुआ है। अब देखिए, अब इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखा जाए कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। ठीक है, अब इन दोनों में से आप अपने हिसाब से सोचिए कि क्या आंसर होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आप लोग को लग रहा होगा कि ट्रिकी है, बट वैसा नहीं है। अब आप लोग सोचिए कि इसमें क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। क्या राज्यपाल का कार्यकाल नियत होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति के वो प्रसाद पर्यंत होता है, आर्टिकल 156। वो प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ, जब चाहे तब हटा दिया जाए।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हुआ। दूसरा हुआ कि अगर कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, ये भी स्टेटमेंट इसी से निकल के आ जाएगा कि कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता भाई? जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता तब तक वो पुराना राज्यपाल अपना कार्य यथावत करता रहेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि 5 साल खत्म हो गया तो राज्यपाल महोदय चले गए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति चाहें और साथ में नई नियुक्ति ना हो जाए या किसी को प्रभार दे दिया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। दोनों ही गलत हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये यूपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। अब आप लोग को लगता होगा कि यूपी पीसीएस में केवल फैक्ट आते हैं, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी बड़े अच्छे क्वेश्चन भी बनाते हैं यूपी पीएससी में और कुछ फैक्ट भी आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूटों को में अपना उत्तर दें। अब इसमें कूट में क्या है? पहला जो कूट है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। दूसरा, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा, उसे विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। चौथा, उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा? आप लोग सोचिए और बताइए। फिर से स्टेटमेंट देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। बस एक बात और याद करिएगा, कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर जैसे कभी कभी होता नहीं है कि गड़बड़ हो जाए, तो उस क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करिएगा। जब 2-3 बार रीडिंग करेंगे आप, तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि क्वेश्चन सही है कि गलत है, क्योंकि कभी कभी ना कंफ्यूज होकर आदमी गलत कर देता है। तो इसलिए 2-3 बार रीडिंग करिएगा जहाँ भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो। तो पहला स्टेटमेंट, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 217 अभी हमने बात किया था, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जुडिशरी में। तो 217 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति महोदय मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं कोलिजियम के तहत। दूसरी बात, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। इसको क्लास में मैंने बहुत बार बोला है। एक होता है विधानमंडल का हिस्सा और एक होता है विधानमंडल का सदस्य। तो क्या राज्यपाल महोदय हिस्सा नहीं है? बिल्कुल हिस्सा हैं, क्योंकि बिना उनके साइन किए कोई भी विधेयक कानून बन ही नहीं सकता। वो अभिन्न अंग हैं, उनके साइन किए बिना उनका कोई कार्यवाही ही नहीं सही संभव होगी। और धन के मामले में भी जैसे आपको बजट रखना है तो भी राज्यपाल महोदय के बिना काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। यही कारण है कि वो प्रमुख हिस्सा हैं विधानमंडल के, जो कि आर्टिकल 168 के तहत है। 168। ठीक है, तो क्या वो हिस्सा हैं? बिल्कुल हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब तीसरे पे बात करते हैं। उसे विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। उसे विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो बिल्कुल है। किन किन फील्ड में है? याद होगा आपको 1/6 सदस्यों को मनोनीत 1/12 सदस्यों को राज्यपाल महोदय मनोनीत करते हैं, और वो भी कुछ विशेष वर्ग के। कैसे? कला, साहित्य, उसके बाद आपका समाज सेवा, सहकारिता, इस आधार पर वो मनोनीत करने का उनको अधिकार है। तो ये एकदम राइट है। पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा सही। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। उनके पास न्यायिक शक्ति नहीं है, बिल्कुल है। क्षमा दान करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास और राज्यपाल महोदय के पास। ठीक है, तो क्षमा दान करने की शक्ति है। तो इस तरीके से वो शक्ति कैसी है? न्यायिक शक्ति के रूप में है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। तो कौन कौन सा सही आंसर हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 3। तो ऑप्शन में 1 और 3 ढूंढा जाए तो वो दूसरा है। दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब आइए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बड़ा एग्ज़ाम में पूछा गया है, खासतौर में यूपी पीसीएस में 2002, 3, 4 लगातार पूछा गया। यूपी पीसीएस में तो रिपीटिशन भी होता है क्वेश्चनों का। तो हुआ क्या? क्वेश्चन क्या है कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि बड़ा कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति मतलब राज्यपाल को निर्वाचित क्यों नहीं किया जाता
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त क्यों किया जाता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, ना कि निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित का मतलब जैसे मुख्यमंत्री लोग क्या है, चुन के आते हैं, आम जनता उनको चुनती है। इस तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं है, इसका पीछे क्या कारण था? तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला देखते हैं, इसका तात्पर्य होता है कि यह एक दूसरा निर्वाचन होता। इसका मतलब पहला देखते हैं हम लोग कि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन होता है। दूसरा, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। तीसरा, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। चौथा, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो ये 4 कारण दिए गए हैं। क्या इन 4 कारणों में से क्या कारण थे कि संविधान में राष्ट्रपति को मनोनीत किया मतलब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि निर्वाचित, इसके संदर्भ में है। तो पहले चलिए देखते हैं इसका। पहले आप ये बात बताइए कि अगर इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन का मतलब क्या हो जाता? दूसरा निर्वाचन होता तो अधिक खर्च बढ़ जाता, अपव्यय होता। एक तरफ हम पूरी तरीके से चुनाव की व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर रहे हैं, मंत्रियों की नियुक्ति कर रहे हैं, और उसमें फिर हम एक दूसरी तरफ से एक फिर और प्रोसेस ले आते राज्यपाल का, तो भी गड़बड़ होता। तो ये खर्च वाला मुद्दा जो है, दूसरा निर्वाचन वाला, ये कथन सही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। तो ये भी एक तरीके से सही है कि भाई निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। अब होता क्या, इसमें क्लैश समझिए, ये स्टेटमेंट इसको नहीं लिया गया है। ठीक है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ये वाले मुद्दे को नहीं लिया गया। इसका कारण अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और तीसरा, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। सही बात है, ये बड़ा विवाद चला था। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब निर्वाचित और मनोनीत ये 2 मुद्दे आए तो संविधान सभा में 2 धड़े बन गए। एक तरफ कृष्णमाचारी थे या फिर गोविंद वल्लभ पंत थे, वो क्या कहे, वो कहें ऐसा है कि निर्वाचित ही कराइए। तो दूसरे तरफ जो मनोनीत करने वाले लोग थे, जो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट कराए जाने के पक्ष में थे, वो कौन कौन था? वो अम्बेडकर जी थे, नेहरू जी थे। तो ये दो धड़े थे, तो उस पर काफ़ी डिबेट हुए। तो उसमें निष्कर्ष में क्या क्या आया, उसमें कहा गया कि एक बात बताइए कि अगर आप राज्यपाल को नियुक्त करेंगे तो अननेसेसरी का खर्च बढ़ेगा। दूसरा बात क्या है कि जो निर्वाचित राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से अपने आप को बड़ा मानने लगेगा। तो जो निर्वाचित आदमी था, मुख्यमंत्री जो जनता का प्रतिनिधि था, कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व कमज़ोर पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, चौथा, वो क्या है कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। अब एक बात बताइए कि अगर राज्यपाल चुना हुआ होता, नाम मात्र का नहीं, तो उसको पावर बहुत ज़्यादा मिल जाती, और जब पावर मिल जाती तो क्लैश होता, तो संसदीय व्यवस्था के ही विपरीत चले जाते। हम लोग अपने आप को कैसे संसदीय व्यवस्था के रूप में बताते? ये कुछ कारण थे जिसके कारण राज्यपाल को क्या कहते हैं, निर्वाचित ना होने की व्यवस्था की गई। अंत में अम्बेडकर जी ने ये सारे तर्क दिए। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम आंसर देखेंगे तो वैसे तो चारों सही था, लेकिन ऑप्शन चूँकि नहीं थे, तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो 1, 3, 4 एकदम परफेक्ट जाता है ये आंसर, जो लोक सेवा आयोग मानता है। हालांकि ये बड़ा डिस्प्यूटेड भी रहा, इसमें कहा गया कि चारों आंसर सही हैं, और नियम से चारों ही सही थे, क्योंकि राजनीतिक मुद्दों पर लड़े जाते। अब एक तरफ मुख्यमंत्री लड़ रहा होता, जो दूसरा स्टेटमेंट है जो इसमें नहीं दिया, कि एक तरफ मुख्यमंत्री लड़ रहा होता अपने राजनीतिक मुद्दों पर, उधर वो राज्यपाल महोदय लड़ रहे होते, तो कितना असमंजस की स्थिति आ जाती, पूरा संसदीय व्यवस्था ही बिगड़ जाती। ये प्रमुख कारण था। अब हम लोग आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन क्या है कि राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। स्वतंत्र कार्य कर सकता है, बहुत सिंपल सा बात है। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि मंत्रिपरिषद के सलाह की आवश्यकता ना हो, यानी विवेकाधीन शक्ति, जो यूपीएससी में देखिए पूछा था, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपीपीएससी मेंस 2006 में भी पूछ लिया। तो अब इसमें क्या क्या आंसर बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं तो देखते हैं विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। ठीक है, अब ये तो राज्यपाल के विवेकाधीन ही होता है।
हम आपको पहले ही बताए थे एक बार, जब ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल क्या करते हैं, अपने विवेक से कह सकते हैं कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। ठीक है, तो इस संदर्भ में एक तो बोला गया। दूसरा क्या हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की। तीसरा क्या ऑप्शन है कि भारत के राष्ट्रपति के विचाररत किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। और चौथा क्या है, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए और उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि विवेकाधीन शक्तियों में हम लोग जानते हैं कि वो बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं और इस पर उनका वो स्वतंत्र रहते हैं। इसको लेक्चर जब हमने क्लास ली थी तो इसको बहुत डिटेल में समझाया था एग्जाम्पल के साथ। जैसे गोवा में हुआ, बीच में MP में हुआ, राजस्थान में हुआ। तो विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल स्वतंत्र होते हैं। वो कहते हैं जब असमंजस की स्थिति आ जाए, गठबंधन की सरकार है, सरकार गिर जाए, तो इस संदर्भ में क्या है, वो स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर आप सोचिए कि राष्ट्रपति ये जो स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, ये बेसिकली किसको बताता है, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। ठीक है, यानी क्या कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से एक रिपोर्ट भेजेगा राष्ट्रपति महोदय के पास, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय उस पर निर्णय करेंगे और जब निर्णय करेंगे राष्ट्रपति शासन लगेगा तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के विचाररत किसी विधेयक को आरक्षित करना। वहीं आर्टिकल 200 जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 200 के तहत आरक्षित करना विधेयकों को राष्ट्रपति महोदय के लिए। ऐसा कोई विधेयक जो केंद्र की शक्ति बढ़ा रहा है और राज्य की शक्ति कमज़ोर कर रहा है, या राज्य की शक्ति को मजबूत कर रहा है, गलत उल्टा बोल गया था मैं। उसके बाद क्या है कि जो केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित कर रहा है, संवैधानिक ढांचे के विपरीत जा रहा है, ऐसे विधेयक को वो आरक्षित कर देते हैं। चौथा स्टेटमेंट की विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। बिल्कुल, एक बार जो रिटर्न करने की परंपरा है वो तो स्वविवेक की शक्ति है कि उनको नहीं समझ में आया वो कहें कि इसको थोड़ा संशोधित करिए आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पहला भी सही है इसका स्टेटमेंट कि विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना। दूसरा, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना, ये भी सही है। तीसरा है भारत को राष्ट्रपति के विचाररत किसी विधेयक को आरक्षित करने के संदर्भ में। चौथा, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। और पांचवा जो स्टेटमेंट है, ये चारों तो सही हैं। पांचवा है उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। ये शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है, ये राष्ट्रपति को ही आर्टिकल 143 के तहत दी गई थी। यहाँ पर ये राज्यपाल महोदय को ये शक्ति नहीं दी गई है। तो अतः स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट देखा जाए तो इसमें कौन कौन सा स्वविवेकी शक्ति है, तो चारों स्वविवेकी शक्ति सही है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में पाँचवा नंबर नहीं है, बस वही सही आंसर होगा। तो देखिए पहला आपका, देखिए पहला 1 2 3 4 यही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पांचवा ऑप्शन नहीं है। और देखिए बाकी बी में देखेंगे तो 2 3 4 5, फिर सी में देखेंगे 1 2 4 5 और डी में देखेंगे तो सभी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा, ए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखें क्या है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, सही बात है। कौन नियुक्त करता है मुख्यमंत्री को, तो राज्यपाल करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह भी सही बात है कि मुख्यमंत्री क्या करते हैं, मुख्यमंत्री के कार्यों को जो हम लोग पढ़े हैं तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तीसरा है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करते हैं, यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। और उसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन देखिए कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों को, समस्त ये शब्द से याद रखिएगा, देखिए फंसाते इसी तरीके से समस्त। तो क्या समस्त कृतियों के जितने भी काम करते हैं राज्यपाल महोदय, क्या सारे कार्य वो राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं? बिल्कुल नहीं। विवेकाधीन शक्ति, वो तो स्वविवेक से निर्णय करते हैं। तो क्या समस्त कर्तव्यों का निर्वहन मुख्यमंत्री की सलाह पे करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी जो है आपका
गलत हो जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा, चाहे वो यूपीपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो। अभी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे तो अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आर्टिकल से संबंधित हैं या फिर आपका फैक्टों से है कि जैसे कितने स्टेट में विधान परिषदें हैं, कितने में विधानसभा है, वो हम लोग आगे के सेशन में देख लेंगे। तो अब हम लोगों का काम क्या होगा कि हम लोग अब जितना पढ़ लिए हैं पहले उसका एक क्विक रिवीजन के रूप में हो जाएगा अगर हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और आप लोग शब्दों को ढंग से पढ़ना शुरू करिए। सोचिए इतने कम प्रश्न पढ़ने में इतना टाइम लगा और एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, तो इसीलिए आप लोग उसी आधार पर ही अपनी तैयारी को रखिए। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी लोग खरीद लीजिए। बाकी आप लोगों की इकॉनमी की क्लासें कैसी चल रही हैं, वो तो स्टार्ट हो गई हैं। और बची बात, अब जो कंप्लेन आप लोगों की होगी उसको आप लोग ग्रुप पे बोलते रहिएगा, तो धीमे धीमे रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए तब। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह आप लोग देखते रहिएगा, इसका लाभ बहुत ज़्यादा है। अब ये सोचिए कि एक ही पैटर्न से कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, विवेकाधीन शक्तियों से आपको यूपीएससी में भी यूपीपीएससी में भी और एक ही तरीके की चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो मेंस की चीज़ है, जो मैं कंसेप्ट में हम लोग पढ़े थे कि राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं होता, उससे भी संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर यूपीएससी या यूपीपीएससी दोनों ही अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो कंसेप्ट को भी ध्यान में रखते हैं। अब जब अगला क्लास आएगा आपका तो उसमें हम बाकी कुछ बचे क्वेश्चंस को डाल देंगे या ग्रुप पे शेयर कर देंगे और उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है।